तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि काफ्का हिबिनो को पावर्स मिलती है एक काइजू से, एंड हमें धीरे धीरे कर कहानी में दिखाया जाता है कि और भी पावरफुल काइजू एग्जिस्ट करते हैं। पर अभी तक 2 सीजन आ चुके हैं, तीसरे सीजन के लिए अभी से एक्साइटमेंट है। पर मांगा पैनल के अकॉर्डिंग बहुत सारे फैंस को कंफ्यूजन है कि कौन कितना पावरफुल है, क्योंकि अगर एक दुश्मन मरता है तो उससे पावरफुल आता है, उससे पावरफुल और काइजू आते हैं, और ऐसे करके वो अपनी पावर को अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। इवन हम सेकंड सीजन में भी देख चुके हैं कि कैसे नए नए काइजू आते हैं और फर्स्ट सीजन को ही रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं उन्हीं के कैरेक्टर से। और हाँ, अगर हम इसमें बात भी करें कि कौन सा काइजू कितना पावरफुल है, तो जो इसमें ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं वो भी किसी काइजू से कम नहीं है, बल्कि उनसे ज़्यादा ही पावरफुल है। तो आज हम थोड़ा सा जानते हैं कि कौन कितना पावरफुल है इस वर्ड्स के अंदर। तो चलिए फिर उल्टी गिनती शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आती है शिनोमिया, या फिर हम इसे कह सकते हैं पेल इमिटेशन ऑफ शिनोमिया। वेल, इस काइजू को बनाया है इसलिए गया था ताकि किकुरो शिनोमिया को हरा सके, उसको डिफीट करने के लिए इसको बनाया गया था उसकी रेफरेंस के जरिए। अब ये काइजू है तो इस काइजू का नंबर है काइजू नंबर 15। पर हाँ, इसको किकोरो शिनोमिया की तरह बनाया गया है और इसी के बिल्कुल रिफ्लेक्सेस हैं इसके अंदर, तो इसलिए इसको शिनोमिया भी बुलाया जाता है। अब इसके पास काफ़ी अच्छे फाइटिंग स्टाइल्स और हाँ, एक काफ़ी ईवल माइंडसेट है लड़ने के लिए। ये अपने दुश्मन को नीचा दिखाने के लिए और वो उसकी औकात दिखाने के लिए कुछ भी कर सकती है। ये एक तरीके से साइकोपैथ है। अब इसकी जो मोस्टली पावर्स रहती हैं वो है उड़ना, उसके बाद रीजनरेशन और हाँ, शूट एनर्जी बीम्स, जो इसको अपने दुश्मन के खिलाफ काफ़ी अच्छा एडवांटेज साबित करने में मदद करते हैं। पर हाँ, जैसा कि मैंने बोला कि किकोरो शिनोमिया की बस एक रिफ्लेक्शन कॉपी है, तो इसकी भी कुछ लिमिटेशंस रहती है। एंड आने वाले नेक्स्ट सीजन में जब रियल किकोरो वर्सेस उसकी जो कॉपीड वर्जन शिनोमिया है, उनकी जो एडवांस फाइट होगी उसको देखकर मज़ा आने वाला है। अब नंबर 9 पर एक कैरेक्टर नहीं बल्कि 2 कैरेक्टर को मैं लेता हूँ। पहला है आओई और दूसरा है हारुइची। अभी एक रैंकिंग लिस्ट है और इन दोनों के जो पावर और बेस स्टैट्स है वो बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर है, तो इसलिए मैंने इन दोनों को एक ही जगह पे ले रखा है। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों के पावर्स अलग है और दोनों का स्ट्रेंथ स्टेमिना सब कुछ अलग है। अब एक सितारा है जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स का और दूसरा अपने आप को बिल्कुल एक डिसिप्लिन वे में रखता है। अब हारुइची के पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि अपने पावर को कितना भी ज़्यादा मैक्सिमाइज कर दे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जो उसका डिफेंस सूट है वो उसकी स्ट्रेंथ कभी कभी खुद नहीं झेल पाता है। हारुइची के पास जो इतना पावरफुल स्ट्रेंथ है उसने उसे अपने डिसिप्लिन के थ्रू इसको अचीव किया है। और हमने यही सेम चीज़ आवी में देख रखी है कि वो अपने सूट को कंट्रोल पूरी तरह से कर सकता है। उसको पता है कि उसको कितनी पावर को रिलीज करना है और कितनी पावर उसको चाहिए। अब इन दोनों के अंदर सेम लेवल का स्ट्रेंथ और सेम लेवल का डेडिकेशन रहता है लड़ाई के लिए। इनके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होने के साथ साथ एक अच्छा बैकग्राउंड भी है, जिससे ये बहुत कुछ सीखते हैं। ये दोनों एक दूसरे की पावर्स को बढ़ा सकते हैं अगर ये बिल्कुल टैग टीम की तरह लड़ाई करे तो। अब नंबर 8 पर मैं लेता हूँ रेनो इचिकावा को। अब बहुत सारे ऐसे लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसको क्यों लिया, ये तो बल्कि जब शुरुआत में दिखाया गया था सीरीज में तो ये नॉर्मल ह्यूमन की तरह था। पर शुरू से जब मैं इसको देखता आ रहा हूँ तो ऐसा लग रहा था कि शायद से ये मेन कैरेक्टर को भी रिप्लेस कर दे इन फ्यूचर। और सच बताऊँ तो ऐसा सोचने में भी कुछ गलत नहीं है, क्योंकि जो हमारा मेन कैरेक्टर यानी काइजू नंबर 8 यानी काफ्का हिबिनो है, उसको शुरू में दिखाया गया था कि कैसे उसने अपना सपना छोड़ दिया है एंड वो कुछ और जॉब कर रहा है। वेल, अगर हम रेनो को देखें तो सीजन 1 से बिल्कुल पैशनेट था, उसको डिफेंस फोर्स में जाना है और काइजू को खत्म करना है। अब रेनो के पास उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं हो सकती है, पर हाँ, वो अपने आप को किसी भी माहौल में शांत पहले करता है और अपने दिमाग से आगे के मूव को प्लान। और सीजन 2 में रेनो को एक पावरफुल अपॉर्चुनिटी मिली थी काइजू के सूट का। अब रेनो धीरे धीरे करके अपने आप को पावरफुल बना रहा है और मांगा में हम देख चुके हैं कि रेनो ने अपने आप को कितना ज़्यादा इंप्रूव कर दिया है। जब से रेनो को स्पेशल सूट मिला है और उसने आइस पावर को धीरे धीरे करके समझना शुरू किया है, तब से उसकी पावर्स बढ़ते जा रही हैं। अब रेनो को चाहिए कि वो और पावरफुल बने और उसके अंदर भी एक डेडिकेशन आ चुका है कि हाँ, वो भी एक बहुत बड़े लेवल पे जा सकता है, इसलिए उसने अपने पावर्स को समझना शुरू कर दिया है। आने वाले टाइम में उसके जो एनकाउंटर्स होने वाले वो काफ़ी बड़े बड़े काइजू से होने वाले, तो ये फाइट बहुत ज़्यादा औसम रहेगी। अब नंबर 7 पर आती है किकोरो शिनोमिया। वेल, इसका नाम इस लिस्ट में होना ही था क्योंकि इसके फैमिली जीन्स हैं, प्लस इसका एक पावरफुल बैकग्राउंड है और जब हमने इसको सीजन 1 में देखा था तभी हमें पता चल गया था कि ये बहुत आगे जाएगी। अब किकोरो की जो मदर थी वो खुद एक पावरफुल डिफेंस ग्रुप की मेंबर थी, तो किकोरो का शुरू से इतना स्ट्रांग हो पाना भी एक ऑब्वियस सी बात है कि फैमिली ग्रुप ऐसा है तो तुम भी ऐसे ही बनोगे। अब ऐसा नहीं है कि किकोरो को सब कुछ विरासत में मिल गया, बल्कि उसने बचपन से ही बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करी थी यहाँ तक आने के लिए। इवन जब वो डिफेंस फोर्स एग्जाम में दिखाई गई थी सीजन 1 में, तो वो सबसे ज़्यादा आगे थी। ये चीज़ यही दिखाती है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम किसके बच्चे हो या फिर कितने पावरफुल बैकग्राउंड से आते हो। अभी के टाइम में किकोरो जो सूट यूज़ कर रही है उसका अभी एनिमे में सिर्फ और सिर्फ 55% एनर्जी दिखा रखी गई है। किकोरो ने बस अपने 55% एनर्जी यूज़ कर रखी है। अभी ये हमें नहीं पता कि अगर वो 80% 90% पे जाएगी तो क्या होने वाला है, और हमें नेक्स्ट सीजन में यही देखने को मिलेगा क्योंकि अगली फाइट होगी उसके खुद के ब्लैक वर्जन के साथ। किकोरो के पास बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड, इमेंस पावर, कैलकुलेशन
कैलकुलेटिंग माइंड, ये सारी चीज़ें हैं। और ये तीनों चीज़ें उसने खुद से पाई है बचपन से मेहनत करके। और अगर अब उसके पास सूट भी है जिसका वो 55% आउटपुट निकाल चुकी है, अब अगर वो 90% पे जाएगी तो उसकी पावर का लेवल एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा। अब नंबर 6 पर मैं लेता हूँ मीना आशिरो को। अब बहुत सारे ऐसे लोग सोच रहे होंगे कि ये तो अभी तक दिखाई गई है कि डिफेंस ग्रुप में टॉप फर्स्ट पर है, इसके पास इतनी पावर्स है, बट ये इस लिस्ट में नंबर 6 कैसे? अब मैंने पहले ही बोला था कि काइजू और ह्यूमंस दोनों की इन्वॉल्व लिस्ट है, तो कुछ भी हो सकता है। अब जो मीना शिरो है वो डिफेंस ग्रुप की अभी की स्टार है, सबसे पावरफुल उसे कंसिडर किया जाता है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यंग टैलेंटेड लोग डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि वो मीना अशिरो की तरह बन पाए। और मीना एक्चुअली में वो स्पॉट डिजर्व भी करती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट भी है। अब मीना के पास काफ़ी पावरफुल मार्क्समैन है और हाँ, उसके पास एक पावरफुल T25109558 कैनन है। अब एक कैनन इतना पावरफुल है कि अगर इसकी 90% पावर को अनलीश कर दिया जाए तो अगर दुश्मन 200 मीटर से भी दूर पर खड़ा रहेगा तो एक बार में ख़त्म हो जाएगा, भले वो कितना पावरफुल काइजू क्यों ना हो। अभी तक हमने इस कैनन के सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 शॉट्स देखे होंगे और हर शॉट में उसने अपने दुश्मन को ख़त्म कर दिया है। पर हाँ, अब देखना चाहूँगा कि अगर उससे पावरफुल कोई चीज़ बन सकती है तो तब क्या करती है मीना अशिरो। मीना को इतना टाइम हो चुका है डिफेंस ग्रुप में सर्व करते हुए, तो उसने अपने सूट की पूरी पावर तक को निकाल चुकी है और उसे पता है कि कब उसे ज़रूरत है अपनी आधी पावर यूज़ करने की और कब ज़रूरत है पूरी पावर यूज़ करने के लिए। मीना अशिरो जापान के डिफेंस ग्रुप को काफ़ी अच्छे से लीड करती है और एक काफ़ी पावरफुल अपनी साइड रखती है। मुझे बस वेट है कि हम आने वाले टाइम में कब काफका हिबिनो और मीना अशिरो को एक साथ लड़ते हुए देखेंगे। अब नंबर 5 पर आता है शोशिरो होशिना। शोशिरो होशिना वाइस कैप्टन है 3rd डिवीजन डिफेंस फोर्स का। अब मीना अशिरो तो इससे पावरफुल है, लेकिन मैंने इसको नंबर 5 पर क्यों लिया, बहुत सारे लोग यही सोच रहे होंगे, मैं 2 मिनट में पूरा बता देता हूँ। शोशिरो एक काफी फेमस क्लैन होशिना क्लैन में पैदा हुआ था। होशिना क्लैन शुरू से ही इसी फील्ड में लगा हुआ है और ये क्लैन काफी ज्यादा पावरफुल था जापान के सेनगोकू एरा से। अब शोशिरो को मीना से कमजोर कंसिडर किया जाता है और इसलिए शोशिरो वाइस कैप्टन है और मीना कैप्टन है, लेकिन जो क्लोज कॉम्बैट है उसमें शोशिरो का कोई भी जवाब नहीं है, वो किसी को भी खत्म कर सकता है। शोशिरो के जो स्टैट्स हैं क्लोजर कॉम्बैट में और जो उसकी फाइटिंग स्टाइल और जो स्वॉर्ड बैटल स्टाइल है वो अनमैचेबल है। अगर शोशिरो एक साथ काइजू नंबर 8 और 9 के साथ कॉम्बैट फाइट लड़ेगा तो दोनों को संभाल सकता है। उसके पास भले डिसएडवांटेज है, पर हाँ, उसके पास इतनी पावर है कि क्लोज कॉम्बैट में दोनों को संभाल ले। उसने अपने सूट का 90% आउटपुट निकाल चुका है अपनी स्पीड में और शोशिरो होशिना कैप्टन की पोस्ट डिजर्व करता है मीना से ज्यादा। अब आप अपने अकॉर्डिंग कमेंट करके बताना कि क्या सच में शोशिरो होशिना ये स्पॉट डिजर्व करता है कि नहीं। अब नंबर 4 पर मैं लेता हूँ गेन नारुमी को। अब जो हमारा गेन नारुमी है वो अनस्टॉपेबल 1st डिवीजन का कैप्टन है। गेन इतना पावरफुल है कि वो एक साथ 2 बड़े काइजू को खत्म कर सकता है और दोनों को संभाल भी सकता है। जब तक वो नॉर्मल बिहेव कर रहा है तब तक वो बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चे की तरह है और गेमिंग उसे बहुत पसंद है, पर अगर वो एक बार कैप्टन मोड में आ गया तब वो दुश्मन को खत्म करे बिना रुकता नहीं है। गेन अपने दुश्मन के चाल चलने से पहले समझ जाता है कि उसका जो नेक्स्ट मूव है वो क्या है और वो क्या करने वाला है। गेन अभी तक का क्लोजेस्ट कैप्टन बना है जिसने 100% अपने सूट का निकाल चुका है। जो इसाओ शिनोमिया है उन्होंने खुद को 3 साल एक्स्ट्रा ट्रेन किया ताकि वो आगे रह सकें। अब हम इस चीज से समझ सकते हैं कि जो गेन हारुमिया वो कितना पावरफुल है। अब हम नंबर 3 पर लेते हैं इसाओ शिनोमिया को। अब जो शिनोमिया फैमिली है वो शुरू से ही लीड कर रही है जापान डिफेंस फोर्स को और हाँ, जो इसाओ शिनोमिया है वो काफी पावरफुल और काफी ज्यादा स्मार्ट लीडर है। जब उनकी वाइफ मारी गई थी काइजू के हमले को रोकते रोकते, तब उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया और अपनी बेटी को पुश किया कि स्ट्रॉन्ग तुम्हें भी बनना है। इसाओ शिनोमिया इतना पावरफुल है कि उसने काफका को मजबूर कर दिया था कि वो काइजू नंबर 8 की पूरी पावर को दिखाए। काफका को खुद नहीं पता कि वो कितना पावरफुल है, इसीलिए इसाओ ने उसको इतना मजबूर किया कि वो अपने पूरे फुल पोटेंशियल में आ सके। पर जब वो फुल पोटेंशियल में आया तभी भी इसाओ ने उसका एक हाथ काट दिया था। हम सबको लग रहा था कि शायद से अब काफका ने अपनी पूरी पावर को अनलीश कर दिया और हम भी हैरान थे कि कैसे इतना पावरफुल हो सकता है। इसलिए इसाओ को एक रियल बीस्ट कहा जाता है इंसान के रूप में, क्योंकि उसने किसी कमजोर को नहीं हराया था बल्कि उसने काफका को इतना मजबूर किया कि वो अपने फुल पोटेंशियल में आ पाए। फिर उसको जाके हंट किया। एक्चुअल में इसे कहते हैं एक रूथलेस मॉन्स्टर। इसीलिए इसाओ शिनोमिया को मैं परफेक्ट एंड ट्रू लीडर कंसिडर करता हूँ। अब नंबर 2 पर मैं लेता हूँ काइजू नंबर 9 को, एक टेरिफाइंग विलन शायद से, क्योंकि अभी तक जितने भी काइजू दिखे हैं उनमें से सबसे ज्यादा स्मार्ट या फिर जो चालाक है वो काइजू नंबर 9 है। काइजू नंबर 9 को कंसिडर किया जाता है सबसे पावरफुल काइजू और हाँ, वो और भी काइजू को बना सकता है, उसकी एक स्पेशल पावर। जब सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में काइजू का हमला हुआ था तो उसके पीछे भी काइजू नंबर 9 का हाथ था, पर अगर काफका नहीं आया होता तो शायद से बहुत कुछ हो चुका होता। उसने 3rd डिफेंस ग्रुप को पहले जीतने दिया, फिर उसके बाद
उल्टा अटैक करके उन्हीं को घेर लिया। तो इसलिए काइजू नंबर 9 जैसा स्मार्ट या फिर चालाक और बहुत ज़्यादा एक रूथलेस मॉन्स्टर एक परफेक्ट विलन को पोर्ट्रे करता है, और ये सीजन 3 में बहुत बड़ा कुछ करने वाला है, लेकिन हाँ मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, इसलिए बस वेट करो। अब नंबर फर्स्ट पर आता है काफका हिबिनो AKA काइजू नंबर 8। अभी खुद काइजू है और इसने काइजू बन के गद्दारी करी काइजुओं से। अब अगर हम सीजन 1 से काफका की लाइफ को ले तो वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, उसने अपना सपना छोड़ दिया था कि वो डिफेंस ग्रुप में कभी जा पाएगा, क्योंकि वो हमेशा फेल होता रहता था और उतना स्मार्ट नहीं था कि वो कभी पेपर को क्रैक कर पाए। पर उसने जैसे जैसे देखा कि मुझे करना चाहिए या फिर मैं इसको बदल सकता हूँ, तो उसने अपने आप में इंप्रूवमेंट लाने की काफ़ी कोशिश करी कि वो दिखा सके कि वो कुछ है। जब से काफका के अंदर काइजू नंबर 8 की पावर्स आई तब से उसके अंदर बहुत कुछ बदल चुका है। उसने धीरे धीरे करके अपने पावर्स को समझा और सीजन 2 में दिखाया गया कि वो अपने आप को बदल रहा है। उसने अपने ह्यूमन एबिलिटीज को बढ़ाने के लिए अपने आप को चेंज करने का ट्राई किया। उसने अपने अंदर काफका को कंट्रोल में रखा और खुद की पावर पे ज़्यादा ध्यान दिया कि हाँ उसको अपनी खुद की स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए, जिसने उसने ट्रेनिंग करना शुरू किया। और हमें आने वाले टाइम एक बहुत तगड़ी बैटल देखने को मिलने वाली काइजू नंबर 8 वर्सेस काइजू नंबर 9 की। तो चलो फिर मैं इस वीडियो को इधर ही एंड करता हूँ। इस लिस्ट में किसको आना चाहिए था और किसकी रैंकिंग क्या होनी चाहिए थी, आप लोग अपने अकॉर्डिंग कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।